गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम अकाउंटिंग का एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है गाइस, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, तो आपको उसके ऊपर पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो गाइस हमें इसको अप्रोच कैसे करना है, हमें इसकी सबसे पहले देखनी है थियरी। इसमें इसमें कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, हम हमें उस मॉडल्स को स्टडी करना है। काफ़ी छोटे छोटे से मॉडल्स हैं। उसके बाद हम इसके मूव ऑन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है गाइस, तो ओवरऑल हमारे पास इसके 6 वैल्यूएशन मॉडल्स है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, जिसमें से हमारे लिए सिर्फ गिन के एक मॉडल रेलिवेंट है। इसके अलावा हम एक दो मॉडल्स और देखेंगे, और उसके अलावा जो कुछ एकदम ही छोटे से मॉडल्स है उसके बारे में एक दो मिनट बात कर लेंगे। सो गाइस, आप इस थ्योरी पे ज़रा ध्यान दीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना जाए। सो गाइस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर आप ध्यान दें, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एज पर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। सो गाइस, डेफिनेशन इज एज पर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। वो ये है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या करना है गाइज? आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द डेटा अबाउट ह्यूमंस, अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। ये उसका गाइज एक स्मॉल सा डेफिनेशन है। आपको इसके ऊपर कैसे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकती है, तो गाइज आपको ये थोड़ा सा डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का डेफिनेशन एज पर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ये है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। आइडेंटिफाई करो और मेजर करो क्या? तो डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होते हैं कि आपको बेटर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, आपको बेटर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वही सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के भी है। सो गाइस, नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव वही है आपके डिसीजन मेकिंग, यूजफुलनेस ऑफ मैनेजमेंट, यूजफुलनेस ऑफ मैनेजमेंट, और आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना आपके एम्प्लॉयज़ के बारे में। सो बेसिकली आपका डिस्क्लोजर्स, डिसीजन मेकिंग और यूजफुलनेस ऑफ मैनेजमेंट, वही वही आपके ऑब्जेक्टिव्स है जो आपके बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं थियोरेटिकली। सो सेम ऑब्जेक्टिव्स दैट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जो गाइज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है वही हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है। सो गाइज हमें इतना ही बस इसमें याद रखना है। उसके अलावा इसका स्कोप क्या है, इसका पर्पस क्या है? सो पर्पस बेसिकली ये है कि मैनेजमेंट को उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि आप ह्यूमन रिसोर्सेस पे कितना स्पेंड कर रहे हो। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए। इसीलिए इसका स्कोप बेसिकली वही है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड कर दो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद के एक बात हमें आपको इसमें हमेशा याद रखनी है कि नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देर इज़ नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है गैस। इससे एक बात हमें मालूम होती है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ये गैस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा। तो क्योंकि हमारे पास कोई गाइडेंस ऐसा सच नहीं है, जो कि बाइंडिंग गाइडेंस इसके ऊपर हमारे पास नहीं है, तो गाइस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो गाइस हमें इसमें याद रखनी है वो इसके मॉडल्स कौन से हैं। मॉडल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो गाइस, अभी हमने देखा कि इसके पे ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया होगा उन्होंने अपने तरीके से कुछ कुछ मॉडल्स बनाए हैं। उसमें से जो आपको अप्रोप्रिएट मॉडल लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस पर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई ये नहीं है। शायद से इसके ऊपर गाइडेंस नोट के कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन हम उसके ऊपर बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके मॉडल्स कौन से हैं। सो गाइज, इसके जो मॉडल्स है उसको हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं।
एक है आपके कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स और एक है आपके इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल्स। सो ये आपका है कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स और है एक आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल्स। कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स और आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल्स। सो गाइज ये आपको अगर नाम से ही समझता है तो कॉस्ट बेस्ड मॉडल में क्या होना चाहिए कि सारी कॉस्ट आपके ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड उसके ऊपर कुछ तो भी आप एनालिसिस कीजिए तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो बेसिकली आपका वो कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड होगा। और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में आपको अगर नाम से आप जाओ तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी ह्यूमन रिसोर्स आपके एसोसिएशन में कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है उसके ऊपर आप एनालिसिस करो और एक फिर से एक अल्टीमेटली एक वैल्यू निकालो। तो आप उसको बोल सकते हैं कि हमने इकोनॉमिक वैल्यू मॉडल अप्लाई किया और हमने आंसर लाया। सो गाइज इसमें से सबसे फर्स्ट जो मॉडल हम देख सकते हैं कॉस्ट मॉडल के अंडर है हमारा लिकर्ट्स मॉडल। सो गाइज दिस इज लिकर्ट्स मॉडल LIKER लिकर्ट्स मॉडल। गाइज एक मिनट, फर्स्ट मॉडल हमारा कॉस्ट मॉडल के अंडर आता है गाइज, तो हम सबसे पहले उसको उस तरीके से देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज आपका कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट बेस्ड मॉडल, और उसमें आता है आपका फर्स्ट मॉडल विच इज लिकर्ट्स मॉडल, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल भी है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसने क्या बोला है कि ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो सारी आपकी कॉस्ट रहेंगी आपको उसको कैपिटलाइज करना है। जैसे हम असेट के बारे में करते हैं, असेट को रेडी करने तक की कॉस्ट हम उसकी कॉस्ट ऑफ असेट में जोड़ते हैं। उस तरीके से ही लिकर्ट्स मॉडल क्या बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स भी आपका एसेट है और उसको रेडी करने तक की कॉस्ट। सो ह्यूमन रिसोर्सेस को रेडी करने तक की कॉस्ट आपको करनी है कैपिटलाइज। जैसे आप असेट में करते हो वैसे ही करना है, रेडी करने तक की कॉस्ट इन द सेंस यहाँ पे अभी रेडी टू यूज़, हम बोलते थे असेट को रेडी टू यूज़ करना है। तो इस मॉडल में आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट वो लेनी है, आपका एम्प्लॉय सर्विसेबल होना चाहिए। इसका मतलब वो उस पॉइंट तक आपको उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है जहाँ तक आप उसको अवेलेबल टू सर्विस नहीं बनाते हो। जैसे कि आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट हो गई, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके ऊपर की जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो, फाइनली आपका एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, फाइनली आपका HR आपका एम्प्लॉय रेडी हो गया अभी आपकी कंपनी के लिए काम करने के लिए। तो गाइस वहाँ तक की कॉस्ट आपको कैपिटलाइज करनी है। उस कैपिटलाइजेशन को कॉस्ट को हम क्या करते थे, अगर ये एसेट रहता है, फिक्स एसेट रहता था तो हम उसकी कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते थे अबाउट इट्स यूजफुल लाइफ। सो रेडी करने तक की कॉस्ट को करो कैपिटलाइज, उसके बाद उसको करो अमोर्टाइज, जैसे कि बेसिकली उसका डेप्रिसिएशन कराओ हर साल, और उसकी यूजफुल लाइफ इज बेसिकली आपको कितना एक्सपेक्टेड है कि वो आपको कितनी सर्विस देगा वो। और जिस मूवमेंट पे अगर आप असेट बेच देते हो तो आप क्या करते थे, आप उस प्रपोर्शनेट उस तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, उसकी कैरिंग अमाउंट निकालते हो और फिर सेल परचेस को रिकॉर्ड करते हो। सिमिलर करना है यहाँ पे, अमोर्टाइजेशन अपन ने रिकॉर्ड कर लिया है हर साल, जो कि आपका सिमिलर टू डेप्रिसिएशन है। जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो उस दिन तक की कॉस्ट आपको एक्सपेंस आउट करनी पड़ेगी। सो एक्सपेंस आउट द कॉस्ट टू द एक्सटेंट चार्ज्ड, गाइस मैं क्या कहूँगा गाइस, जब हम इसकी प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो शायद से मैं इसके ऊपर भी एक आपको स्मॉल इलस्ट्रेशन दूंगा।
सो ये इजी पड़ेगा आपको एनालाइज करने के लिए. नेक्स्ट गाइज, लिकर्ट्स मॉडल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल है वो है फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल. फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल. फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल. फ्लैम FLAM. फ्लैम होल्ट्स HOLTZ. HOLTZ. फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल. गाइज इसका बेसिकली मेन पर्पस है कि ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी रिप्लेसेबल वैल्यू को इम्पोर्टेंस देता है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट. आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि जब भी फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल आएगा तो एम्प्लॉय की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी एज हिज वैल्यू. सो गाइस दिस इज नथिंग बट आपकी कुछ थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी रिलेटेड है आपका कॉन्सेप्ट. जैसे आप कॉस्टिंग में करते हो या फिर आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर लैपटॉप का प्राइस पता नहीं है लेकिन उस सिमिलर रेंज या सिमिलर फीचर्स वाले दूसरे कंपनी के लैपटॉप का प्राइस पता है तो आप उसको बोलते हो कि वो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है. उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या है. अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल असूस का लैपटॉप है, उसकी कॉस्ट है $50, $50,000. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह अगर मैं डेल का सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप खरीदता हूँ तो इस लैपटॉप को रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या है, वो डेल की कॉस्ट. गाइस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस पे आपको इसका वैल्यूएशन करना है. तो गाइस ये दो तो हो गया आपकी कॉस्ट बेसिस के ऊपर. सेकेंड चीज जो है आपकी वो है आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल्स. सो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल्स. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल्स में भी आपके पास कुछ इस प्रकार से ही गाइस मॉडल्स हैं. तो फर्स्ट अगर मॉडल देखें आप, तो फर्स्ट मॉडल आपका इसमें आता है हैकीमैन एंड जोन्स मॉडल. सो गाइस इसमें आता है आपका हैकीमैन एंड जोन्स मॉडल. हैकीमैन एंड जोन्स मॉडल. जैसे गाइस फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल ने आपको बोला था कि आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कंसीडर कीजिए, वैसे ही हैकीमैन मॉडल आपको बोलता है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर कीजिए. सो गाइस इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक एम्प्लॉय को दूसरे कंपनी से कुछ ऑफर आती है तो वो बेसिकली उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी क्योंकि वो ऑफर छोड़ के आपकी कंपनी में आके बैठा है. दो कंपनीज के फॉर एग्जांपल आपके पास आपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में अगर आप जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने इन्फोसिस फॉर एग्जांपल एक राइवल कंपनी अगर हम ले तो इन्फोसिस में आपने जॉब नहीं किया तो उसकी कितनी कॉस्ट है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई इस केस में. रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर आप देखें इसी टर्म्स में तो उस एम्प्लॉय को रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या है तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाई जाएगी आपकी. गाइस सेकेंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में सेकेंड मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि है लियू एंड स्क्वार्ट्स मॉडल. सो गाइस लियू एंड स्क्वार्ट्स. लियू एंड स्क्वार्ट्स मॉडल. सो गाइस ये सबसे पॉपुलर मॉडल है जो ये बोलता है आपको कि आप क्या कीजिए, आप डिस्काउंटेड वेजेस एंड सैलरी के बेसिस पे आप उसको आप ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू निकालिए. सो गाइस किसके बेसिस पे निकालनी है, डिस्काउंटेड वेजेस एंड सैलरीज. डिस्काउंटेड वेजेस एंड सैलरीज के बेसिस पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बाद में फिर से डिस्कस करूंगा मैं. अभी फिलहाल के लिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर. थर्ड मॉडल आपको कौन सा याद रखना है, आपको फिर से गाइस आपका फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल है. फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल पर गाइस ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से रिलेटेड मॉडल है. तो ये आपका इसके ऊपर आपको स्टोकेस्टिक प्रोसेस एंड सर्विस रिवॉर्ड्स, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा. स्टॉक नहीं बोलते टाइम आप उसको स्टॉक बोल सकते हो. स्टॉक हैस्टिक, ये साइलेंट है क्या जिसमें स्टॉक
stochastic process and service rewards सो गाइज ये मॉडल आपको फ्लैमहोल्ट्ज का ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस मॉडल बेस्ड ऑन सर्विस रिवॉर्ड्स ये क्या बोलता है, ये आपको ये बोलता है कि आपकी जो एम्प्लॉय की सर्विस है वो बेसिकली आपको वो उसका जो वैल्यू रहेगा, आपके ह्यूमन रिसोर्स का जो वैल्यू रहेगा इस मॉडल के हिसाब से, वो आपको डिसाइड करना है आप उसको कितने रिवॉर्ड्स देते हो, उसके रिवॉर्ड्स के बेसिस पे आपको इसका वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। सो गाइज ये भी आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मॉडल है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, और सो हम मूव ऑन कर सकते हैं। आपको एक बात अगर मैं आपको एक लाइन में इसको बता दूं तो ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्विसेज एट द स्पेसिफाइड रेट। गाइस ये मॉडल और ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल में थोड़ा सा सिमिलर है, क्योंकि ये भी डिस्काउंटिंग करता है और ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल भी डिस्काउंटिंग करता है। सो मोर और लेस सिमिलर मॉडल है, पर दोनों को कैलकुलेशन करने के तरीके अलग अलग है, दोनों ने अपने तरीके दिए हुए हैं, हमको उसको फॉलो करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस फोर्थ मॉडल जो हमें याद रखना है वो ये है कि जैगी एंड लव मॉडल। जैगी एंड लव मॉडल, जैगी बोले तो जग्गू दादा, सो गाइस सिमिलर आप उसको याद रख सकते हो। सो जैगी एंड लव मॉडल ये बेसिकली आपका ग्रुप इवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड है, ग्रुप वैल्यूएशन। सो गाइस जैगी एंड लॉ का ये कहना है कि जैगी एंड ल्यू का ये कहना है कि आप हमेशा जब काम करते हो तो आप हमेशा ग्रुप में काम करते हो, तो उस ग्रुप का आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा और फिर आपको उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा इंडिविजुअल के वैल्यूएशन के हिसाब से। तो गाइस इस तरीके से आपके ये कुछ 6 मॉडल्स हैं। अगर आप देखें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है आपने अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की, जो बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द डेटा अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स। ऑब्जेक्टिव्स वही ऑब्जेक्टिव्स जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थे। इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इसकी मॉडल्स कौन से हैं, कॉस्ट बेस्ड और इकोनॉमिक वैल्यू बेस्ड मॉडल। उसके बाद कॉस्ट बेस्ड मॉडल में आपके पास 2 मॉडल्स हैं, एक लिकर्ट्स मॉडल और एक फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल। लिकर्ट्स मॉडल क्या बोलता है, एसेट को रेडी करने तक का खर्चा आपको उसको कैपिटलाइज करना है, सेम एज फिक्स्ड एसेट। सो गाइस आप इसको साइड में यहाँ पे लिख भी सकते हो कुछ इस तरीके से, इसको आप फिक्स्ड एसेट्स की तरह याद रखिए कि ये आपका फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट का जो बेसिकली रूल है वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। फिक्स्ड एसेट्स के रिलेटेड जो रूल आप अप्लाई करते हो वही आपको यहाँ पे सिमिलर बेसिस पे रूल्स अप्लाई करने हैं। फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल क्या बोलता है, आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेनी है। सो कॉस्ट बेस्ड मॉडल में 2 मॉडल्स, लिकर्ट्स मॉडल और फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल। सेकेंड इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल, हैकीमन एंड जोन्स जो बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करो। सेकेंड ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल जो बोलता है डिस्काउंटेड वेजेस एंड सैलरीज को कंसीडर करो। उसके बाद फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल का और एक प्रोसेस है जो बोलता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस एंड सर्विस रिवॉर्ड्स को कंसीडर करो और ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू लाओ। और फोर्थ है जैगी एंड लॉ मॉडल जो कि आपको बोलता है आप ग्रुप इवैल्यूएशन करो और आपको उसके बाद ग्रुप इवैल्यूएशन करने से आपको ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग की वैल्यू, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। गाइस इस सारे मॉडल्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट मॉडल हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ये सेकेंड मॉडल जो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस हम उसको प्रायोरिटी पे देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये आपका ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल, ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल, ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल। सो गाइज इसमें आपको करना क्या है, सबसे इसमें आपको कुछ 5 स्टेप्स आप अगर आप उसको याद रखते हो तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा, कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है गाइज, थोड़ा सा मैकेनिकल भी है
थोड़ा सा आपकी प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा जो आपने माफा में पढ़ा होगा या आपके एसएफएम में पढ़ा होगा. सो गाइज फर्स्ट थिंग इज क्लासीफाई द एम्प्लॉयज़. आप उस एम्प्लॉयज़ को क्लासीफाई कर लो. सो फर्स्ट स्टेप इज क्लासीफाई द एम्प्लॉयज़. क्लासीफाई द एम्प्लॉयज़. कैसे एम्प्लॉयज़ को क्लासीफाई कर लो आप उसके एज ग्रुप के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, और दूसरे बेसिस उसकी स्किल के हिसाब से. सो कैसे कुछ अनस्किल्ड होगा, कुछ सेमी स्किल्ड होगा, कुछ टोटली स्किल्ड होगा. तो स्किल के बेसिस पे आपको एम्प्लॉयज़ को पहले क्लासीफाई करना पड़ेगा. सेकेंड चीज़ आपको क्या याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच कैटेगरी. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ in each category. In each category. हर एक कैटेगरी में आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको याद रखना है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच कैटेगरी और उनकी प्लस उनकी एनुअल अर्निंग्स कितनी है. सो क्या सबसे पहले हमने एज और स्किल के हिसाब से सबको डिवाइड कर लिया. उसके बाद कौन से ग्रुप में कितने एम्प्लॉयज़ बैठते हैं वो लिख लिया और हमने उसके सामने उनकी एनुअल अर्निंग्स भी लिख ली. उसके बाद वो बोलता है कि आप एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग रेट सिलेक्ट कर लो. सो आपको कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट सिलेक्ट करने हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो या फिर जो भी आपको रेलिवेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन. और अगर आप प्रैक्टिकली इसको कर रहे हो तो डिपेंडिंग अपॉन आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी आपको एक रेलिवेंट रेट लगता है वो आपको लेना पड़ेगा इसमें. उसके बाद आपको निकालनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू. सो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी, फ्यूचर एनुअल अर्निंग्स. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एनुअल अर्निंग्स टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट. सो गाइज हर एक एम्प्लॉय की फ्यूचर एनुअल अर्निंग्स कैलकुलेट करो हर एक कैटेगरी के लिए. कहाँ तक कि जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक. annual earning up to the date of retirement. उसके रिटायरमेंट के डेट तक की आप उसको एनुअल अर्निंग्स कैलकुलेट करो. और इन सब की अगर आप समेशन करोगे सो गाइस समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4. इसका जो समेशन होगा गाइस जो 4 में हमने किया सारे एम्प्लॉयज़ का आपको ये करना पड़ेगा और उसका प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो आपको मिलेगा आपका ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू. सो समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू एज पर लिव एंड स्काउट्स मॉडल. सो गाइस बहुत ही सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है गाइस इसमें, बहुत ही इजी सा मॉडल है. लिव एंड स्कावर्ट्स क्या बोलता है कि फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को क्लासीफाई करना है उनके एज के हिसाब से और उनके स्किल के हिसाब से. उसके बाद क्या करो, उन सबकी एनुअल अर्निंग्स और हर एक ग्रुप में कितने एम्प्लॉयज़ है वो आप निकाल लीजिए. उसके बाद आप एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लीजिए और उसके बाद ये उनकी फ्यूचर जो एनुअल अर्निंग्स रहेंगी हर एक एम्प्लॉय की उसके रिटायरमेंट के डेट तक, वहाँ तक के आपको क्या करना है, आपको उस एनुअल अर्निंग्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. यानी गाइस आज से अगर मैं 40 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट होने वाला हूँ सो 40 ईयर्स की मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मुझे आज की मेरी वैल्यू पता चल जाएगी. ऐसे जो मेरे कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे उन सब की वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट होगी और उनको जब आप समेशन कर दोगे, उन सब का समेशन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू मिल जाएगी. किसके हिसाब से, लिव एंड स्कावर्ट्स मॉडल के हिसाब से. गाइस बहुत ही सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट, एकदम बेसिक चीज़ है. बस इतना अगर आप याद रखें तो आपकी है बल्ले बल्ले. इसके बाद गाइस फिर से एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ कि अभी तक हमने कितना पढ़ा है. सबसे पहले हमने देखी थी डेफिनेशन.
अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या बोला था, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। ये एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करती है और मेजर करती है क्या, तो डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के। सो गाइज जो जनरल ऑब्जेक्टिव आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होते हैं वही सेम आपके यहाँ पे हैं। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो कोई रूल्स और कोई रेगुलेशंस बाइंडिंग नहीं है हमारे पास। उसके बाद मॉडल्स दिए हुए हैं कुछ, वो आपको थोड़े से नाम याद रखने पड़ेंगे गाइस। प्रायोरिटी पे आपको सिर्फ एक ही मॉडल याद रखना है जो है ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल। उसके अलावा अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको तो मॉडल को दो इसमें डिवाइड किया है, कॉस्ट मॉडल और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल। उसके बाद फर्स्ट अगर देखें तो कॉस्ट मॉडल में हमारे पास दो मॉडल्स हैं, एक है लिकर्ट्स मॉडल और दूसरा है फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल। तो लिकर्ट्स मॉडल क्या बोलता है, आपको फिक्स्ड एसेट की तरह उसको ट्रीट करना है, रेडी करने तक की कॉस्ट कैपिटलाइज करो, बाद में अमोर्टाइज करो, अगर एम्प्लॉय छोड़ के गया तो वहाँ तक की कॉस्ट पूरी एक्सपेंस आउट कर दो। फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल क्या बोलता है, भाई उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लो और मुझे माफ़ करो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लो और एम्प्लॉय की वैल्यू निकाल लो। सेकेंड है आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल्स, इसमें आपके चार मॉडल्स हैं। हैकीमैन एंड जोन्स क्या बोलता है, भाई फ्लैमहोल्ट्ज ने रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोली थी तो भाई मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हैकीमैन एंड जोन्स ने क्या बोल दिया कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लो और बल्ले बल्ले करो। दूसरी चीज़ ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल ने क्या बोला, भाई वो जो एम्प्लॉय है ना तुम्हारे पास, उसका क्या करो, उसके जो वेजेस रहेंगे या उसकी जो फ्यूचर सैलरीज रहेंगी उसको डिस्काउंट कर लो आज के डेट तक, और जो भी वैल्यू निकलेगी आप उसको क्या बोलो, ये भाई आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की वैल्यू है। थर्ड फ्लैमहोल्ट्ज फिर से बोला कि नहीं, मैंने आपको कॉस्ट मॉडल में एक बोला था वो आपने मेरा सुना नहीं, तो अभी मैं फिर से इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में क्या बोलूँगा कि स्टॉकेस्टिक प्रोसेस एंड सर्विस रिवॉर्ड उसके निकालो और उसके ऊपर से उसकी वैल्यू निकाल लो। फोर्थ है जग्गू दादा एंड लव मॉडल क्या बोलता है, उन जिसका ग्रुप इवैल्यूएशन करो और वो ग्रुप इवैल्यूएशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की वैल्यू रहेंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सा मॉडल याद रखना है, ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल याद रखना है। उसने डिटेल में क्या बोला था, हर एक एम्प्लॉय को एज वाइज क्लासीफाई कर लो और स्किल वाइज भी क्लासीफाई कर लो। सेकंड उसने क्या बोला था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच कैटेगरी और उसकी एनुअल अर्निंग्स आप निकाल लो, हर एक कैटेगरी में कितने एम्प्लॉयज़ बैठते हैं और उनकी एनुअल अर्निंग्स कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लो, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उसके अर्निंग्स पे अप्लाई करो टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। भाई जब तक तू रिटायरमेंट नहीं होता है, जब तक ये एम्प्लॉय का रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक आप उसको उस पीरियड तक आपको उसको डिस्काउंट करना है, और प्रेजेंट वैल्यू का जो समेशन होगा सारे एम्प्लॉयज़ का मिला के तो वो आपका कहलाया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू। सो गाइस इजी है, बहुत ही इजी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी इजी है, थोड़े से एक आध दो क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन रिपीटेटिव है, सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट। इसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये बात याद रखनी है कि इसका डिस्क्लोजर कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो गाइस इसका डिस्क्लोजर से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। डिस्क्लोजर, सो गाइस डिस्क्लोजर इज टोटली अप टू द कंपनी, सो टोटली अप टू द कंपनी, पूरा कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है आपको क्या डिस्क्लोज करना है, कितना डिस्क्लोज करना है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है। सो गाइस जनरली लोग क्या करते हैं, आपकी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितनी है वो, उसके बाद हमने टोटल कुछ कंपेंसेशन अगर दिया होगा, टोटल पेमेंट्स एंड कॉम्पेंसेशन मेड, टोटल पेमेंट एंड कॉम्पेंसेशन मेड, उसके बाद उसके ऊपर कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अगर आपने की होगी तो वो, प्लस इसके अगर आप कुछ रेशोज़ निकालते हो, फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट अपॉन टर्नओवर, ऐसा कुछ रेशोज़, सो वो दे सकते हो या एक्सेट्रा। सो गाइज ये कुछ मैंने आपको कुछ छोटे से ही पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन गाइज इसमें सबसे एक डिसएडवांटेजियस पॉइंट ये है कि आप इनमें से कुछ भी अगर डिस्क्लोज करते हो तो गाइज आपके कॉम्पिटिटर्स को एक एडवांटेज मिल जाता है। सो ये डिस्करेज्ड है, दिस इज डिस्करेज्ड नॉट टू डिस्क्लोज, क्योंकि इससे आपके एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ अगर आपके कंपटीटर को पता है तो उस तरीके से वो आपके स्ट्रैटेजी को ब्रेक कर सकता है। सो गाइज
ये कंपनी को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए जनरली कंपनीज लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं डिस्क्लोज करना। तो गाइज अगर डिस्क्लोज करना है अवॉइड करना है तो फिर इसका कैलकुलेशन करने में भी कोई मतलब नहीं आता है। तो कुछ कंपनी जिस तरीके से भी सोचती है, कुछ कंपनीज उसको डिस्क्लोज भी करती है। सो गाइज इट इज़ टोटली अप टू द कंपनीज मैनेजमेंट टू डू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इतना सही है। सिर्फ क्या याद रखना है, ल्यू एंड स्कावर्स मॉडल को प्रायोरिटी पे याद रखना है, बस आपकी बात हो गई ख़त्म और आपकी हो गई बल्ले बल्ले। कॉस्ट मॉडल में 2, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में 4। कॉस्ट मॉडल में कौन से 2? तो कॉस्ट मॉडल में पहला था लिकर्ट्स मॉडल, फिक्स्ड एसेट के हिसाब से ट्रीट करो। सेकंड कौन सा था? सेकंड था कौन सा था? याद करो फ्लैमहोल्ट्स मॉडल जो बोलता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट लो। फिर आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में पहला कौन सा था? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में याद करो गाइस, कम ऑन याद करो। पहला कौन सा था? कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड था। यस परफेक्टली गाइस, परफेक्ट। सो हैकीमैन एंड जोन्स मॉडल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड था। फिर से फ्लैमहोल्ट्स मॉडल था जो बोलता था कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस और सर्विस रिवॉर्ड्स के हिसाब से काम करो। फिर था आपका ल्यू एंड स्कावर्ट्स मॉडल जो बोलता है डिस्काउंटिंग सैलरी एंड वेजेस ले लो। और उसके बाद जग्गुदादा मॉडल जो कि जैगी एंड ल्यू मॉडल, वो बोलता था कि ग्रुप एवेल्युएशन करो और आंसर लाओ। सो गाइस इजी सा चैप्टर, इजी सी थ्योरी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो गाइस आप इस थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। हार्डली आपको इसको हाफ एन आवर टू 1 आवर लगेगा गाइस थोड़ा सा मगअप करने के लिए, थोड़ा सा उसको रिवाइज करने के लिए। और उसके बाद I guess you guys should be fine with this theory. So guys, I will meet you in the next video with all the questions of human resource accounting. So please be prepared with the theory part, and I'll see you in the next video. Thank you guys.